सपने की शुरुआत एक बचपन से होती है। बचपन में बहुत लोगों के बहुत सारे सपने होते हैं। किसी का आईएएस बनना, किसी का एमबीबीएस क्रैक करना और बहुत सारे सपने होते हैं। किसी का पीसीएस एग्जाम्स क्रैक करना, और वो सपने को जो हम बचपन में देखते हैं उसे हम आगे स्ट्रगल के थ्रू बहुत लाइफ में जीते हैं। तो आज ही एक उसी सपने को लेके एक हमारे साथ भैया हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 443 आई है यूपीएससी सीएससी 2025 में। साथ ही में पीसीएस एग्जाम में स्टेट रैंक 3 आई है भैया की। तो देवज्योति भैया, फर्स्टली थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू पीयूष भैया फॉर हैविंग मी ओवर फॉर टुडे। मुझे भी अच्छा लगेगा फॉर शेयरिंग माय जर्नी इन योर प्लेटफॉर्म। सर, सबसे पहले आपने नीट यूजी भी निकाला है, फिर पीसीएस एग्जाम भी निकाल लिया है अब, और यूपीएससी सीएससी भी निकाल लिया। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बचपन से। तो क्या बचपन से ही आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हुआ करते थे, ज्यादा एज कि जो टीचर ने बता दिया उससे ऊपर जाके और सोचना कि इसे कैसे किया जा सकता है? तो खुद को मैं उतना भी इंटेलिजेंट नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो मैंने जो कोशिश किया हो और मेरा जो बचपन कटा है, तो मेरा पहले प्राइमरी जो एजुकेशन है वो मेरा जो गांव में रहते थे उधर हुआ था। उसके बाद मैंने इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट किए क्लास 4 ऑनवर्ड्स, एंड जूलियन डे स्कूल कल्याणी से मैंने क्लास 10 पास किया जो आईसीएससी बोर्ड था, और क्लास 12 पास किया स्प्रिंगडेल हाई स्कूल से। तो क्लास 11-12 पे टाइम ही उसके साथ साथ मैंने किए थे। तो हमारे टाइम उस साल नीट नहीं हुआ था, उस साल स्टेट का जो होता है वेस्ट बंगाल और डिफरेंट स्टेट का जो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे हमारा WBJE है। तो वो एग्जाम में बैठे थे, और बाय गॉड्स ग्रेस मैंने उसी जो रनिंग ईयर में ही 12 में पढ़ते पढ़ते मेरा इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों में ही सिलेक्शन हो गया था। मेडिकल में मेरा रैंक था 430 और इंजीनियरिंग में 641। और मैंने एक्चुअली इंजीनियरिंग का ही प्रिपरेशन किए थे, मेडिकल मेरा प्रिपरेशन के टाइम उतना नहीं थे। तो मेरा जेई मेंस भी क्लियर हुआ था और एडवांस्ड में भी रैंक ठीक ठाक आए थे। तो उसके बाद फैमिली के इच्छा थे कि फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, तो फॉर अ नोबेल प्रोफेशन मैंने मेडिकल करने का तब डिसीजन ली। सर, तो जब आपने बताया कि आपने आईआईटी भी क्रैक किया है, WBJE भी क्रैक किया, साथ ही में आपने नीट यूजी भी क्रैक किया, तो उस समय जब बचपन में आप तैयारी करते थे तो कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया कि आईआईटी जेई का भी करना है, नीट का भी करना है, और दोनों क्रैक हो गया? उस समय क्या मूवमेंट थी? क्या ऐसे एग्जाम्स क्रैक करने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है? हाँ, तो मैंने प्रिपरेशन जो शुरू किया था क्लास 11 में शुरू किए थे के लिए एक कोचिंग ली है, और 11-12 में स्टडी जो 11-12 का स्टडी होता है उसके साथ साथ ही बैलेंस करने का टोटली कोशिश किए थे। और जो वेस्ट बंगाल जॉइंट मेडिकल देने का जो मैंने दिया था वो पहले से प्लान उतना नहीं थे, लेकिन मेरे साइड सब्जेक्ट में बायोलॉजी थे, उसीलिए मैं क्लास 12 में आके मतलब क्लास 12 एंड में आके सोचा कि बायोलॉजी भी थोड़ा डिटेल में पढ़ लूं कि ताकि मतलब क्लियर हो जाए। तो जब दोनों ही क्लियर हुए थे, फैमिली भी बहुत खुशी थे, तो फैमिली के खुशी में ही हम लोग का खुशी रहते हैं। जो नियर एंड डियर वंस होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, तो खुश हुए थे, और मैं भी अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिले थे और बहुत सारे खुशी मिले थे, और जैसे कि मतलब गुरुजन के आशीर्वाद और शुभकामना से ही शायद मिले थे। तो जब आपने फिर नीट यूजी क्रैक करने के बाद जब एमबीबीएस करने लगे, तो कब आया कि हाँ मुझे डिफेंस लाइन में जाना चाहिए, मेरे जो माइंडसेट है वो डिफेंस लाइन के लिए बहुत अच्छा है, मुझे आईएएस की तैयारी करनी चाहिए, पीसीएस के एग्जाम्स देने चाहिए? हाँ, तो मैंने जब एमबीबीएस किया तो मैंने आरजी और मेडिकल कॉलेज से किया है, विच इज वन ऑफ द एमिनेंट इंस्टीट्यूट इन वेस्ट बंगाल। तो पहले उतना प्लानिंग्स नहीं थे, मन बनाना जो शुरू किया वो क्लिनिकल एक्सपोजर के आने के बाद। जैसे हम लोग का क्लास सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के ऑनवर्ड से ही क्लिनिकल पोस्टिंग्स होते हैं, व्हेन वी आर एक्सपोज टू मेडिसिन सर्जरी गायनेकोलॉजी वार्ड्स। तो तब जो
डॉक्टर, आई कुड ओनली सॉल्व देयर मेडिकल इश्यूज। लेकिन जो सोशियो इकोनॉमिक कारण वो हो रहा था, जैसे कि टीबी का वन ऑफ द मेजर कारण है मेल न्यूट्रिशन। और हम लोग ऐसे बहुत इश्यूज होते हैं लोगों को, जब दवाई हम लोग प्रिस्क्राइब करते थे तब बहुत लोग पॉवर्टी के कारण, पॉवर्टी के चलते वो खरीद नहीं पाते, जब हॉस्पिटल स्टोर में भी अवेलेबल नहीं रहते और इतना कई सारे दवाई बहुत प्राइसी, बहुत हाई प्राइसेस में मिलते हैं, तब वो लोग का साथ इंटरेक्शन करके मुझे अंदर से भी एक फीलिंग आए और उसके साथ साथ फैमिलियल इंस्पिरेशन भी थे। मेरा जैसे मेरा ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे जो गांव है उधर एक स्कूल बनाने के लिए एक लैंड डोनेट किए थे जो अभी भी रनिंग सक्सेसफुली। फिर कई सारे जगह पे दे ट्राई टू कंट्रीब्यूट एज मच एज पॉसिबल, जैसे कि रामकृष्ण मिशंस में फॉर चैरिटेबल एक्टिविटीज। तो वहां से मुझे ऐसे लगा कि एक ज्यादा बड़ा अगर प्लेटफॉर्म मिले जहां जाके मैंने मेडिकल के एक्सटेंडेड वर्जन में भी पब्लिक सर्विस दे सकते हैं, जैसे लोगों का जो गरीबी है, जो भूख, जो एडुकेशन का कमी है, वहां पे अगर मैं काम कर सकता हूँ या फिर करने का कोशिश कर सकता हूँ तो मुझे अंदर से अच्छा लगेगा। तो तब मैंने साइड बाय साइड सिविल सर्विस के प्रिपरेशन लेना शुरू किया। तो जब आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो आपने बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स दिए होंगे, स्टेट्स एग्जाम या फिर सेंट्रल एग्जाम बहुत सारे दिए होंगे। तो इन यूपीएससी की जर्नी में आपने कौन कौन से एग्जाम्स दिए और उसमें आपको फेलियर्स भी मिले होंगे, बहुत में सक्सेस भी फर्स्ट राउंड में मिल गई होगी, तो क्या था वो पूरी जर्नी? एक्चुअली मेरा एग्जाम रिलेटेड जो जर्नी था एमबीबीएस के बाद, तो मैंने फोकस किए थे कि जाएंगे तो सिविल सर्विस में ही जाने का प्लान था, क्योंकि जो मकसद था, जो प्लानिंग्स था, वो वैसे ही था कि एक अगर डाइवर्स प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे इन चीजों में काम कर सकूं तो अच्छा होगा। तो मैंने ज्यादातर यूपीएससी दिए हैं। यूपीएससी में मेरा 5th अटेम्प्ट था और स्टेट पीसीएस भी दिए थे। स्टेट पीसीएस में वो वाला मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। वो 2023 का एग्जाम था, लेकिन उसका रिजल्ट इसी साल का एकदम शुरू में आए, अराउंड जनवरी। तो ये दोनों ही मैंने मोस्टली ज्यादातर ये दोनों एग्जाम दिए थे। बीच में और एक एग्जाम दिए थे एक्चुअली, जब यूपीएससी में नहीं हो रहा था, थोड़ा सेल्फ डाउट, सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा था, तो मैंने कैट की एग्जाम दिए थे। मैंने उतना प्रिपरेशन नहीं की, ऐसे ही मतलब देने चले गए। तो उधर भी बाय गॉड्स ग्रेस उधर भी मुझे कैट में ठीक ठाक परसेंटाइल आए थे, 98.6 परसेंटाइल। और मुझे कई सारी आईआईएम और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड जो गवर्नमेंट कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है, तो वो मिल गया था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। सर आपने इतने वेरियस एग्जाम्स दिए, इसमें आपने बताया कि इसमें कुछ एग्जाम्स में आपको फेलियर्स भी मिले, यूपीएससी में स्टार्टिंग में फेलियर्स मिले, तो उस समय कैसे डील किया कि ऐसा नहीं आया कि एमबीबीएस कर रहा हूँ, नीट पीजी का एग्जाम दे के एमडी कर लेता हूँ, या फिर कि हाँ यार ये मेरे से नहीं हो रहा है, या फेलियर्स को कैसे उस समय डील किया? क्योंकि अभी बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे, अभी सीएससी का रिजल्ट भी आया और भी एनडीए का रिजल्ट आने वाला है, जैसे बच्चों का सीडीएस का रिजल्ट आने वाला है। बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करेंगे, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। तो उन्हें क्या बोलना चाहेंगे, आपने कैसे उस समय मैनेज किया? तो मैंने जब यूपीएससी की तैयारी शुरू की, मेरा प्राइमरी फोकस यूपीएससी था। मैं यूपीएससी प्रिपरेशन के चलते ही स्टेट पीसीएस एग्जाम दिया था, अलग से तैयारी कुछ नहीं किया उसके लिए स्पेशलाइज। तो जब यूपीएससी देने का मन बना लिया था तो यही सोच के आए थे कि यह कंपटीशन बहुत ही ह्यूज है, क्योंकि ओवर 1 मिलियन कैंडिडेट्स अपीयर फॉर मेयर, आई थिंक 900 to 1000 पोस्ट। तो इधर दिक्कतें आ सकते हैं, इधर फेल्यूर्स आने बहुत नॉर्मल है। हाँ, फ्रस्ट्रेशंस आए थे, डिप्रेशंस आए थे, लेकिन तब मैंने जो मेरा क्लोज वंस है उन लोग से बात किए, फिर मैंने मेरा जो हॉबी है, पैशन है, उसमें थोड़ा डूबा रहने की कोशिश की। जब फेल्योर्स आते रहे तो जाके मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट में और भी अच्छे दे सके, और भी मतलब बेटर कर सके। तो जैसे कि मेरा यूपीएससी अटेम्प्ट में ये मेरा 5th अटेम्प्ट था, तो 5 बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, लेकिन फर्स्ट 4 बार में मेरा मेंस में बार बार अटक रहे थे। तो इस बार जाके मेंस भी क्लियर हुआ और मतलब इंटरव्यू भी क्लियर होके रैंक मिला है। तो उसी मतलब उसमें अटे रहे कि ना मतलब मुझे करना ही है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमस कोट है कि अराइज अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो वो मेरा लाइफ का मंत्र बना लिया था कि
जब तक अटेम्प्ट खत्म ना हो जाते या फिर मतलब मेरा जो ड्रीम है उधर तक पहुंच ना जाते, तब तक नहीं रुकेंगे। सर, आपने बताया कि आपका यूपीएससी मेन गोल था। साइड बाय साइड आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, तो क्या आपको लगता है कि बैकअप एग्जाम होना बहुत जरूरी है? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बैकअप एग्जाम होना जरूरी है, क्योंकि जैसे कि आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन लोगों का डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अगर कोई यूपीएससी देने का सोच रहे तो पहले 2-3 अटेम्प्ट बहुत सीरियसली दे। उसके बाद अगर सक्सेस नहीं आ रहे तो फाइनेंशियली कुछ एग्जाम का भी बैकअप रखना चाहिए, क्योंकि अगर मतलब भगवान ना करे कि लेकिन किसी का पूरा ही फेलियर आ गया तो आफ्टर 6 years he will have nothing or she will have nothing in hand. That is very devastating socio-economically as well as mentally. तो 2-3 अटेम्प्ट के बाद आई थिंक बैकअप एग्जाम या फिर बैकअप प्रिपरेशन भी रखना चाहिए, क्योंकि तब यूपीएससी में भी एक बेस बन जाते हैं जिसके चलते वो यूपीएससी एग्जाम कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके साइड बाय साइड दूसरे अगर एग्जाम हो गए तो उसके लिए एक सेल्फ बूस्ट का काम करेगा, तो उसी लिए बैकअप एग्जाम आई थिंक रखना चाहिए। सर, जब आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन किया, स्टार्ट किया, जब हमें बस केवल पता होता है कि हम यूपीएससी करेंगे, और जब आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगे तो उसमें जो आपको स्ट्रगल फेस करने पड़े होंगे कि आगे चल के और भी सिलेबस टफ होते जा रहा है, टफ होते जा रहा है एज कम्पेयर टू, तो कैसा लगा कि आपने जो सोचा था और जितनी मेहनत लगती है उसमें क्या डिफरेंस था? डिफरेंस तो था ही, मतलब जब प्रिपरेशन शुरू किए थे तब तो ये सोच के नहीं आए थे कि इतने साल लग जाएंगे इधर पहुंचने में। तो मुझे जो लगता है कि फेलियर्स मेक अ पर्सन हम्बल, एवरी पर्सन। जब हम लोग मतलब फेलियर्स फेस करते हैं इट मेक्स अस ग्राउंडेड। हम लोग को पता चलता है कि अगर हम लोग खुद के बारे में बहुत ज्यादा सोच लिया तो कहीं ना किसी ने या फिर कोई प्रोसेस ने हम लोग को खींच के नीचे लाएंगे ही लाएंगे। तो जो सबसे ज्यादा लर्निंग मुझे इधर से मिला है वो है हम्बलनेस। बी हम्बल टू योर सेल्फ, बी हम्बल टू अदर्स। कोई शो ऑफ करने का कुछ मतलब जरूरत भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। और स्ट्रगल्स ऑब्वियसली आते रहेंगे, मतलब इधर जो सर्विस मिले उसके बाद भी सर्विस कंटिन्यू करने में भी कई सारे स्ट्रगल्स रहेगा। ये तो बहुत ही मतलब कॉमन बात है, सिविल सर्विस हो या फिर डॉक्टरी में या फिर कुछ भी प्रोफेशन में। तो स्ट्रगल इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। यही मतलब सोच के हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। आई थिंक दैट इज द लर्निंग आई टुक फ्रॉम यूपीएससी। सर, जैसे आपने बताया कि आपने मेंस दिया, बहुत टाइम आपका प्रीलिम्स नहीं निकला, तो सबसे पहले मेंस का एक्सपीरियंस क्या था आपका प्रिपरेशन टाइम पे, और जो आपका मेंस क्लियर हुआ तब तक का? ना, एक्चुअली मेरा हर टाइम प्रीलिम्स क्लियर हो रहा था, मेंस में अटक रहे थे, हर बार मेंस में अटक रहे थे। तो इस साल ही पहली बार मेंस क्लियर हुआ। तो जब मेंस क्लियर हुआ तो मुझे तो मतलब उस दिन मतलब बहुत ही अच्छे लगे थे, क्योंकि एक रिपीटेटिव साइकिल में मैं कहीं जाके अटक गया था। तो मतलब एक सेल्फ डाउट और वो सारे मन में आने लगे कि क्या होगा, फ्यूचर के लेके अनसर्टेनिटी है। अगर डॉक्टरी में जाना है तो फिर से नीट पीजी का प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे डाउट्स आने लगे। तब तक स्टेट पीसीएस का भी रिजल्ट नहीं आए थे, उसका भी इंटरव्यू कॉल आए थे लेकिन रिजल्ट तब तक नहीं आए थे। तो जब मैंने देखा कि बाय गॉड्स ग्रेस, बाय एवरीवन्स ब्लेसिंग्स मेरा मेंस हुआ, और मेरा जो दोस्त है वो लोग भी बहुत सारे वेल विशर्स है, तो उन लोग भी काफी सेलिब्रेट किए। मैं जैसे हॉस्टल में रहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, सत्यनाथ टेगोर सिविल सर्विस स्टडी सेंटर, तो इन लोग ने भी बहुत मोटिवेट किया कि इस बार मेंस निकल गया है तो फाइनल भी आपका निकल ही जाएगा। तो उन लोग बहुत बहुत मतलब सपोर्टिव रहे और मुझे भी बहुत खुशी मिला था एक्चुअली मेंस क्लियर करने के बाद। सर, मेंस क्लियर करने के बाद सर आंसर राइटिंग में बहुत बच्चों को डाउट होता है कि आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए। आपको भी स्टार्टिंग में हो रहा होगा दिक्कत आंसर राइटिंग में, क्या था और कैसे उस चैलेंज को फेस किया? जो बच्चा अब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उनको कैसे टेक कर ओवर करना चाहिए ये आंसर राइटिंग का चैलेंज? हाँ, आंसर राइटिंग का चैलेंज ऑनेस्टली मुझे भी बहुत ही आया होगा, स्पेशली फर्स्ट जो 2 अटेम्प्ट्स मैंने दिए थे। तब मेंस जब मतलब देने गया, उस पहले 2 अटेम्प्ट में मैंने एक्चुअली वर्क भी कर रहे थे एज अ डॉक्टर इन द कोविड वार्ड। तो आप सोच ही सकते हैं मतलब बहुत ही तब टफ एंड टेंस सिचुएशन था।
पेशेंट लोड भी बहुत ज्यादा थे और रिस्की सिचुएशन भी थे और वर्कलोड भी बहुत ह्यूज थे। तो उसके चलते उतना आंसर राइटिंग नहीं कर पाए, जो मुझे लगता है अदर एस्पिरेंट शुड टेक लेसन फ्रॉम मी, कि मतलब मैं जो नहीं कर पाया मैं सजेस्ट करूंगा कि बाकी लोग करें। आंसर राइटिंग एकदम फास्ट दिन से करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि तब तक हमारे पास कंटेंट नहीं होता है। लेकिन अगर एक दो बार हम लोग का बेसिक बुक रीडिंग हो गया है, उसके बाद वी कैन अप्रोच फॉर आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग जो होता है बहुत टाइम कांस्टेंट रहता है यूपीएससी में। जैसे कि 10 मार्कर वाला जो क्वेश्चन रहता है उसमें 7 मिनट में लिखना पड़ता है 2 पेज, और 15 मार्कर में अराउंड 11 मिनट्स में 3 पेज लिखना पड़ता है। तो वो तो अभी तक भी मैं चैलेंज फेस कर रहा हूँ इतना मेंस देने के बाद भी। जैसे मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा स्लो है, तो वो मुझे मतलब बहुत ही चैलेंज दिया है। वो सबसे ज्यादा दिक्कत उसमें ही आया है कि मेरा हैंड राइटिंग स्लो है, तो पेपर कंप्लीशन में मेरा बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। तो मैंने यही रिकमेंड करूंगा कि जो आंसर राइटिंग पोर्शन है, आफ्टर 5-6 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन, डेली 4-5 करके आंसर लिखना चाहिए। जो जो पढ़ रहे हम लोग, उसके चलते जो जो हमारा यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां से उठा के हम लोग आंसर लिख सकते हैं, और उसी के चलते चलते थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट ऐसे ही आ ही जाएगा। तो उसके बाद बात करते हैं इंटरव्यू राउंड की। तो इंटरव्यू राउंड में क्या एक्सपीरियंस था आपका इंटरव्यू राउंड में? साथ में कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे जो आपको फिर वही क्वेश्चंस दिखे जो मॉक में आपसे पूछे गए थे, और कोई ऐसा क्वेश्चन जो अनएक्सपेक्टेड था, एकदम न्यू था आपके लिए? एक्चुअली मेरा इंटरव्यू ऑन अ लकी नोट पूरा एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही गया था। मतलब मैंने जैसे जो मॉक्स दिए थे, उधर जो जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे उन लोग, ज्यादातर क्वेश्चंस वहां से ही आए। जैसे मेरा बैकग्राउंड मेडिकल है, उसलिए उन लोग मतलब अराउंड 50 इट रैन फॉर अराउंड 25 मिनट्स, 14-15 पब्लिक हेल्थ सर्विस का जो जो इश्यूज है, उसके चलते हम लोग को क्या करना चाहिए, रूरल डॉक्टर वो हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं। फिर वेरियस क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंसेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ कंसेंट इन मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, उन लोग ज्यादातर यही क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद मतलब पहले 3 मेंबर्स आई थिंक यही क्वेश्चन पूछे, 5 मेंबर बोर्ड था। 4th मेंबर में मेरा हॉबी से मैंने जैसे मैं hobby था, तो traveling और मैं तो वहाँ से के पास सर नेटवर्क एरर हो रही है सर। सॉरी सर नेटवर्क एरर है, आवाज ब्लरनेस हो गई है। ओ आवाज नहीं आ रहा है? आवाज अब आने लगी है, नेटवर्क मतलब आपका फेस ब्लर आ गया ओ है। नेटवर्क, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, नेटवर्क का एक्चुअली थोड़ा इशू है, मतलब 4G आते हैं। हाँ तो हाँ तो उन लोग मेरा हॉबी के बारे में पूछे थे। और लास्ट जो मेंबर था उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से क्वेश्चन पूछे थे कि ये इतना मतलब अलग कैसे था पहले इंडिया का पिछले ऑपरेशन से, हाउ इंडिया एक्सप्रेस्ड अ डिफरेंट व्यू पॉइंट और डिफरेंट स्टैंड पॉइंट ऑन दिस इशू, हाउ वाज इट रिजॉल्व, व्हाट इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो ऑपरेशन सिंदूर को छोड़ के बाकी सब क्वेश्चंस तो थे। और ऑपरेशन सिंधु जैसे बहुत उस साल मतलब इस साल बहुत ही इम्पोर्टेंट और वो न्यूज में था, तो ज्यादातर मैंने इंटरव्यू कन्वेंशनल लाइन में फेस की। सर आपने मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से की थी मॉक इंटरव्यू के लिए? जैसे आपने बताया कि मॉक इंटरव्यूज के क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके इंटरव्यूज में भी आए थे, तो मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन कहाँ से की थी? और जो एस्पिरेंट देख रहे हैं जिनका मेंस प्रीलिम्स निकल जाता है, लगभग उन्हें कितने इंटरव्यूज देने चाहिए? जो मतलब आपका सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अगर किसी ने पहले इंटरव्यू दे चुका है तो जाहिर सी बात है उनका थोड़ा कम मॉक इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो ये पर्सन टू पर्सन जितना पर्सनालिटी का थोड़ा छोटा छोटा करके फाइन ट्यूनिंग करना पड़ता है, तो डिपेंड करता है। लेकिन ज्यादातर लोग अराउंड 10 to 12 मॉक इंटरव्यूज फिजिकली देते ही है और 2-4 ऑनलाइन भी देते हैं। तो मैंने कई सारे जगह से दिए थे। जैसे जो लोग दिल्ली में रहते हैं तो उन लोग जाहिर सी बात है कि दिल्ली से ही मतलब मॉक इंटरव्यू जो जो इतना कोचिंग इंस्टीट्यूट है वही से ही देते हैं। तो जैसे मैंने कोलकाता से हूँ, तो मेरा जो पेरेंट इंस्टीट्यूट है SNT-CSSC, वहाँ से ही मैं जो कोर है मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन का उसका प्रिपरेशन किया था।
और तीन तीन ठो बोर्ड का, तीन पैनल बोर्ड का, मतलब तीन अलग अलग इंटरव्यू मैंने दिए थे इधर। और कई सारे ग्रूमिंग सेशंस भी यहाँ अटेंड किए थे। और इसके अलावा मैंने कोलकाता में एडुक्रेट आईएएस एकेडमी है और एफटी प्लस एकेडमी है, इन दोनों में जगह में जाके मैंने पैनल इंटरव्यू फेस किया है। और दिल्ली में जाके मैंने पीडब्ल्यू ओनली आईएएस से दिए थे और वाजीराव से दिए थे और संकल्प से मैंने मॉक इंटरव्यू का प्रिपरेशन एंड अटेंडिंग किए थे। तो आपको लगता है कि मॉक इंटरव्यू का बहुत फायदा होता है जब हम इंटरव्यू, रियल इंटरव्यू को फेस करते हैं? थोड़ा सा तो मेरे मतलब अगर मेरा बात आए तो मेरा तो हेल्प हुआ ही था, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस काफी बार आस्क कर चुके हैं बोर्ड मेंबर्स, रेस्पेक्टेड बोर्ड मेंबर्स। तो किसी किसी का ऐसे होता है कि क्वेश्चंस टोटली अलग आ जाए, क्योंकि बहुत लोगों का पूरा करंट अफेयर बेसिस में क्वेश्चंस होते हैं जो कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है प्रेडिक्ट करना। तो मॉक इंटरव्यू का ये हेल्प होता है कि हम लोग द वे वी स्पीक, द वे वी कम्युनिकेट, आवर बॉडी लैंग्वेज, इस सब में हम लोग थोड़ा सा फाइन ट्यून कर सकते हैं। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अगर चाहिए वो कर सकते हैं। सिटिंग पोस्चर्स, जो छोटा छोटा चीज है वो उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक मतलब प्रेशर भी रहता है कि मतलब वी हैव टू परफॉर्म वेल। जैसे भी कुछ भी मॉक टेस्ट में होता है कि अगर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा खराब हुआ, तो वी स्टार्ट बिल्डिंग ऑन द कंटेंट कि मुझे और भी पढ़ना चाहिए, इस चीज में के बारे में मुझे पता करना चाहिए, तो उसमें भी हेल्प होता है। लेकिन रियल यूपीएससी इंटरव्यू जो होते हैं उसका सिमुलेशन थोड़ा अलग होता है। मतलब सब लोग ही बोलते हैं कि मॉक इंटरव्यू एक तरह, लेकिन रियल यूपीएससी इंटरव्यू जो होते हैं उसका एक्सपीरियंस, उन दिन का प्रेशर, वो तो मतलब अलग ही लेवल का होता है। सर, जैसे अभी बच्चों का एनडीए का पेपर हुआ है, अभी लास्ट संडे को सीडीएस का पेपर हुआ है, अभी बच्चे एसएसबी इंटरव्यूज में जाएंगे और वैसे ही सेम यूपीएससी वाले बच्चे यूपीएससी इंटरव्यूज देंगे। तो उस समय इंटरव्यू में आपको क्या लगता है कि किस पॉइंट में ध्यान देना चाहिए? इंटरव्यूअर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता रहता है? जो पहले क्वेश्चन आपका है, जिस पॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर उन्होंने पहली बार इंटरव्यू अटेंड करने जा रहे हैं तो एक वो चीज आएगा कि यूपीएससी भवन को देख के एक वो फीलिंग आएगा, एक मतलब थोड़ा सा डर रहेगा कि इतना बड़ा, इतना हिस्टोरिक बिल्डिंग में हम लोग घुसने वाले हैं। उतना सीनियर, कितना सारे सीनियर मेंबर्स रहेंगे बोर्ड में, रेस्पेक्टेड बोर्ड मेंबर्स जो सिविल सर्वेंट रह चुके हैं या फिर मिलिट्री में सर्व कर चुके हैं या फिर एकेडमिशियन है, जो हम लोग से मतलब इतना एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल है, उन लोग को कैसे फेस करें। तो मुझे जो लगता है बोर्ड मेंबर्स आर रियली कॉर्डियल। मैंने जो फेस किया, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, बहुत ही कॉर्डियल है, बहुत ही सपोर्टिव है। ऐसे सोचने का ही मतलब उतना टेंशन नहीं लेना चाहिए कि कैसे टैकल करेंगे। उन लोग बहुत ही हेल्प करते हैं और हम लोग को यही सोच के जाना चाहिए कि उधर हम लोग इंटरेक्ट करने जा रहे हैं। जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं उन लोग तो मेहनत तो किए ही होगी कि एक दो स्टेज क्लियर हो गया है, तो ज्यादा मतलब जाहिर सी बात है कि उन लोग का मेहनत के लिए उतने दूर तक पहुंचे हैं। तो खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और बिल्कुल ही शांत दिमाग लेके उधर जाके जो वेटिंग एरिया है उधर बैठना चाहिए। उस दिन का न्यूज़पेपर थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उन लोग कभी कभी पूछ लेते हैं अबाउट करंट अफेयर्स। फिर एकदम मतलब इंटरेक्टिव मोड के तरह ही उसका देखना चाहिए वो चीज को, नहीं कि मतलब एक्सपेक्ट करके नहीं जाते। जितना उन लोग के लिए भी जितना इंटरेस्टिंग होगा, आई थिंक मार्क्स भी उतने प्रोपोर्शन से ही बढ़ेगा। सर, जैसे कि इंटरव्यू के लिए आपसे पूछा, वैसे ही मैंने सिमिलर क्वेश्चंस मैंने आईएफएस ऑफिसर से पूछा था। उनका आंसर था कि व्हाट यू शुड नो, व्हाट यू नो, एंड यू शुड नो व्हाट यू डोंट नो। तो इस पे सर आपका क्या ओपिनियन है? Sure, sure. I forgot to mention that point कि since the interview board members are really very experienced and also knowledgeable, हम लोग को मतलब एकदम ही ब्लाफ या फिर फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स फैक्ट, ये सब अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर उन लोग ने पकड़ लिया, जो मतलब 99% चांस है कि होगा ही, क्योंकि उन लोग इतने बड़े बड़े पोस्टिंग में सर्व कर चुके हैं। दे नो द ग्राउंड रियलिटीज, दे नो एवरी फैक्ट्स एंड स्टेटमेंट्स। तो अगर हम लोग किसी ने कुछ फॉल्स, कुछ ऐसे भी मन मन गड़ा बता दिया, तो
उसमें जो होगा बहुत सारे नेगेटिव इंप्रेशन होगा। और तब मतलब इंटरव्यू इंटरैक्टिव ना रह के मतलब थोड़ा ग्रिलिंग के साइड भी जा सकते हैं, और मतलब उसी लिए पूरा ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, इंटीग्रिटी दिखाना पड़ेगा। और जिस जो नहीं आते हैं उसमें सॉरी सर, सॉरी मैम बोलने में कोई मतलब शर्म की भी बात नहीं है, कुछ इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि कि मतलब वन इज नॉट सपोज टू नो एवरीथिंग। सब कुछ कैसे किसी को पता चल सकता है। हाँ, ज्यादातर जो कॉमन क्वेश्चंस है उनका आंसर अगर कोई दे दिया, सही से सब इंटरेक्ट किया, तो उसका अच्छे मार्क्स आएगा। सर तो आपने इंटरव्यू के बारे में बता दिया। जब आपका मेरिट में नाम आया, ऑल इंडिया रैंक 443, आपकी सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि मेरी क्या रैंक आएगी, और उसके बाद आपके फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, या फिर आपके टीचर्स का क्या आपके ऊपर रेस्पॉन्स था उसके बाद? तो जब रिजल्ट निकले थे तो हम लोग तो मतलब ऐसे बैठे थे कि मतलब, और कई सारे इंटरव्यू अपीयरिंग कैंडिडेट थे मेरे हॉस्टल से। सब लोग मतलब बैठे थे अपने अपने रूम में कि रिजल्ट कब निकले। तो टेलीग्राम में मतलब तुरंत आ जाते हैं, साइट में अपलोड हो जाते हैं कि, लेकिन ट्रैफिक के चलते कारण कभी कभी मतलब वेबसाइट नहीं खुलता है। तो जैसे ही आया मेरा उतना मतलब कारेज नहीं था कि मतलब डायरेक्ट सर्च कर लूं। तो मैंने मैनुअली स्क्रॉल करना शुरू किया। तो पहले तो मतलब पहले 100-150 रैंक जब जाने लगे तो थोड़ा डर आने लगे, सच में मतलब ऑनेस्टली, कि अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो उसके बाद मतलब जब मैंने मेरे रैंक के आसपास पहुंचा, तब मेरा एक्चुअली डोर क्लोज था रूम का। तो किसी ने खटखटाया, नॉक किया। तो तब जाके मुझे थोड़ा भरोसा आया कि शायद हो गया है, लेकिन नहीं तो मुझे कोई बुलाने अभी नहीं आते, या फिर मतलब शायद कोई कॉन्ग्रेचुलेट ही करने आए हैं। और मतलब एट दैट इंस्टेंट मोमेंट तभी मतलब मेरा वो स्क्रॉल करते करते रैंक 443 में आके हाथ थाम गया। और मैंने जब मेरा मतलब नाम देखे तो सबसे पहले जो मुझे मिला वो था मतलब खुशी से ज्यादा रिलीफ, कि इतना दिन का साइकिल है, इतना स्ट्रगल्स है, बहुत सारे स्लीपलेस नाइट्स है, कि सब सभी का ही होता है। जो जो सीरियसली प्रिपरेशन किया है सभी का ही होता है। तो उसी का चलते जो नॉस्टैल्जिया होता है, उसके चलते जो मतलब एक होता है ना कि मतलब फाइनली क्रैक कर पाए। फाइनली वो जब मतलब वो सिंक होने में बहुत टाइम लग रहा था। तो उसी टाइम मतलब मेरा बाकी सब जो दोस्त है इधर, जो जूनियर्स है, सब आके मतलब एकदम पूरा माहौल ही चेंज हो गया, और पूरा सेलिब्रेट करने लगे उन लोग। फिर जो था उसके 2-3 दिन पहले ही होली था, तो उन लोग रंग रख दिए थे, तो वो खेलना चालू हो गया। फिर उन लोग केक लाए, फिर विक्ट्री मार्च काइंड ऑफ वो विक्ट्री लैप वो करवाया। तो मतलब उस दिन मतलब बहुत ही मतलब सुंदर काटे थे, और बहुत सारे कॉल्स आ गया। मतलब वो एक दिन के लिए लग रहे थे कि मतलब पूरा ही वीवीआईपी बन गए। तो मतलब इतने लोग फोन करने लगे, बहुत सारे कॉल उठा नहीं पाए क्योंकि इतना सेलिब्रेशन चल रहा था आसपास। तो बहुत ही खुशी मिला। और आई थिंक मतलब ऑलमाइटी के ब्लेसिंग से, और मेरा जो सीनियर्स है, दोस्त लोग है, उनका शुभकामना, और सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली का आशीर्वाद से ही मतलब दूर तक पहुंच पाए। सवाल। सर जब आपका रिजल्ट आ गया, ये सब हो गया, तो उसके बाद आप आइए ओनली आईएएस पीडब्ल्यू के आप रिजल्ट सेलिब्रेशन में गए, वहां पे क्या माहौल था? और मतलब जो और भी ऑफिसर्स थे जो सिलेक्ट हुए थे, जो साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस समय क्या आपको लगा उस समय? हाँ, तो पीडब्ल्यू ओनली आई से मुझे इनविटेशन आया था कि जिन जिन लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो उन लोग के लिए फेलिसिटेशन के ऑर्गेनाइज किए थे दिल्ली में। तो मैंने कोलकाता से दिल्ली गया। उधर बाकी सारे जो कैंडिडेट्स क्लियर किए हैं, बहुत लोगों से दोस्ती हुआ, जो डिफरेंट डिफरेंट सर्विस में जाएंगे। हाँ, इसके बाद हम लोग के मुलाकात शायद जो इंस्टीट्यूट होगा लवासना, या फिर जो फाउंडेशन कोर्स के इंस्टीट्यूट होते हैं, उधर जाके तो जरूर ही मिलेंगे। लेकिन उसके पहले ही एक मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि पूरे इंडिया से ऑफिसर्स आ रहे थे विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स अक्रॉस, मतलब सभी का मतलब प्रोफाइल भी यूनिक है। और मतलब सभी से बात करते करते बाकी सब लोग भी खुश है, क्योंकि उन लोग का भी रैंक आया है, किसी के पहली बार, किसी का रैंक इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो काफी सारे उधर जाके दोस्त बने, काफी सारे बहुत अच्छे अच्छे बातचीत हुए और मोमेंट्स भी बने।
सर जैसे कि आपका एग्जाम निकल गया, उससे पहले आपने नीट यूजी भी निकाला, आईआईटी जेई भी निकाले, फिर आपने कैट एग्जाम भी निकाला, पीसीएस एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स निकाले। तो इसमें जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अभी स्टूडेंट्स छोटे हैं, इन्वायरमेंट का कितना रोल था? इन्वायरमेंट, फ्रेंड सर्कल का कितना रोल था, सोसाइटी का कितना रोल था, टीचर्स का कितना रोल था? तो आप जो फैक्टर्स बताए सभी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। पहले अगर अगर आते हैं तो सोसाइटी। तो आई थिंक सोसाइटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग को मोटिवेट करते हैं सिविल सर्विस करने के लिए, पॉजिटिवली एज वेल एज। मतलब सोसाइटी का जो इश्यूज हम लोग देखते हैं हर दिन में, जैसे पॉवर्टी, जैसे हंगर, मेल न्यूट्रिशन, ये सब चीज ही हम लोग को मोटिवेट करी जाके मोटिवेट करते हैं कि हम लोग ज्वाइन करें जो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, स्टील फ्रेम ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसको इंडिया के विकसित भारत के गोल्स में लेके जा सकते हैं। तो सोसाइटी तो आई थिंक हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले। सेकेंडली टीचर्स, जो जो टीचर्स के कॉन्टेक्ट्स में मैंने आए हैं वाया डिफरेंट इंस्टीट्यूट और ऑन अ पर्सनल कैपेसिटी, सभी ने मुझे हेल्प किए हैं, मोटिवेट किए हैं, और मतलब मैंने जो जो सीखा है उसमें कहीं ना कहीं जाके टीचर्स के ही कंट्रीब्यूशन है। मेरा फैमिली भी हर जन टीचर है, मेरा पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सभी टीचर था। तो टीचर्स हैव अ वेरी ह्यूज रोल टू प्ले फॉर द नेशंस फाउंडेशन। तो टीचर्स के अलावा तो कभी ये सक्सेस हासिल नहीं होता, क्योंकि कई सारे डाउट्स से लेके मेरा जो पर्सनालिटी ग्रूमिंग है, हर जगह कोई ना कोई टीचर्स, मतलब आई शुड बी नेमिंग देम टू थैंक देम, बट मतलब इतने सारे अनकाउंटेबल टीचर्स ने मैंने हेल्प किया है। तो इन दिस चैनल आई वांट टू थैंक देम। थर्डली, जो फ्रेंड्स है, मेरा आरजी कौर के मेडिकल जर्नी का भी फ्रेंड्स और यहाँ एसएनटी सीएसएससी के भी फ्रेंड्स, हर लोग बहुत ही सपोर्टिव थे। मतलब इन्वायरमेंट का जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो मैंने दोनों जगह पे ही देखा था। उधर जब था तब मेरा जब पहले एक दो अटेम्प्ट्स दिए थे, जब फेलियर्स आ रहे थे, तो उन लोग कॉन्टिन्यूसली मोटिवेट किया, उन लोग कंटिन्यूसली बताते रहे कि ना तुम लगे रहो, एक दिन ना एक दिन मकसद में पहुंचोगे। अगर फेलियर्स आए तो उन लोग काउंसलिंग के लिए हेल्प किए, मतलब वोकल काउंसलिंग जो होते हैं, फिर एश्योरेंस दिए। इधर जो फ्रेंड्स मिले उन लोग, इसके साथ साथ भी एसएनटीसीएसएससी के फ्रेंड्स ने एकेडमिकली बहुत हेल्प किए हैं। हम लोग ग्रुप डिस्कशंस किए कि कैसे हमारा कंटेंट, एनवायरनमेंट आल्सो हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। इसके बिना, इन तीन चार तो फैक्टर के बिना शायद मैं कभी भी, जितना भी मैं पहुंचा हूँ उतना तक भी नहीं पहुंच पाता। सर इससे पहले आपका यूपीएससी सीएससी से पहले आपने बताया कि पीसीएस का भी रिजल्ट आया, उसमें ऑल इंडिया रैंक थर्ड। उस समय क्या था कि उस समय क्या सोच थी आपकी? उस समय आपको लग रहा था कि ऑल इंडिया रैंक थर्ड आएगी, या फिर उसकी प्रिपरेशन कैसी थी? ना, उसका मतलब स्टेट रैंक थर्ड आए थे, तो स्टेट पीसीएस है। या मैं स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन से नहीं लिए थे, काफी यूपीएससी से मिलता जुलता है थोड़ा सा। दो चार टॉपिक थिंग्स अलग है, जैसे हम लोग के डब्ल्यूबीसीएस में स्टेट जियोग्राफी अलग से पढ़ना पड़ता है, फिर इधर मैथ्स का अलग पेपर है, मेंस में साइंस का अलग पेपर है। तो जैसे कि मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो काफी सारे चीजें याद थे क्लास 11 12 में जो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़े थे, तो वहां से रिकलेक्ट करने का कोशिश किया। थोड़ा बहुत लूसेंट बोल के किताब आते हैं, तो लूसेंट से थोड़ा ब्रश अप कर लिया वो सारे नॉलेज। और बायोलॉजी तो मेरा जैसे कि बैकग्राउंड था, तो बायोलॉजी वाला क्वेश्चन टैकल हो गया। और मैथ्स के लिए मेरा मतलब हर टाइम, मतलब मैथ्स में बहुत ही ज्यादा, मतलब पैशनेटली करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैथ्स करना। उसी एक इम्पोर्टेंट रीजन है कि मैंने कैट दिए थे, क्योंकि उधर मैथ्स का एक सेक्शन रहता है, लॉजिकल रीजनिंग का एक सेक्शन रहता है। तो मैथ्स अलग से प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन यूपीएससी के चलते भी या फिर कैट के चलते भी मैथ्स के टच में हर टाइम रहा। और जो बाकी थोड़ा बहुत सब्जेक्ट्स जो एक्स्ट्रा थे उसका प्रिपरेशन अलग से नहीं ले पाया, क्योंकि मेरा जो डब्ल्यूबीसीएस का मेंस था वो मेरा थर्ड यूपीएससी मेंस के साथ क्लैश हो गया था। डेट आसपास से ही थे, 15 20 दिन का गैप थे शायद। तो मैंने डब्ल्यूबीसीएस का, स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन अलग से नहीं ले पाए। लेकिन जो मतलब एग्जाम देने के बाद नेक्स्ट दिन का एग्जाम रहते, उसके बीच में जो मतलब शाम के टाइम और रात के टाइम रहते, उसी 5 6 घंटे में मैंने कोशिश किया जो एक्स्ट्रा है वो कई सारे यूट्यूब वीडियो से देख लूँ, या फिर काफी अगर किताब में है तो वह देख के ही नेक्स्ट दिन एग्जाम देने चले गए।
और जो रैंक आया है उसके लिए तो मतलब मैं बहुत ही खुशी मिला था, मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि थर्ड रैंक आने वाले हैं। मीन्स ठीक ठाक अच्छे ही गया था, इंटरव्यू ठीक ठाक गया था, लेकिन मतलब टॉप 3 में रैंक लाना आई थिंक मतलब तब सोचे ही नहीं थे कि रैंक आएगा, तब तो प्रे कर रहे थे कि नाम आ जाए बस। तो लकीली मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस था उधर पुलिस सर्विस वो मिल गया और डीएसपी अलॉट हुआ है। सर आपने प्रिपरेशन टाइम पे जैसे कि प्रिपरेशन किया तो आपने सबसे पहले आपने बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हैं और बचपन से ही आप इंटेलिजेंट तो थे क्योंकि आपने आईआईटी जेई भी निकाला, नीट भी निकाला। तो जब आपको यहाँ पे मेंस में आके यूपीएससी के आपका मेन जो गोल था उसमें आके आपको प्रॉब्लम्स हुई थी, जैसे ऐसी सिमिलरली जो बच्चे होते हैं जो बचपन से इंटेलिजेंट होते हैं और वो कभी फेलियर्स अटेम्प्ट करते हैं, उस समय उस फेलियर्स को वो नहीं झेल पाते हैं, तो आपने कैसे मैनेज किया था और उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे सर? तो जो फर्स्टली मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैंने पहले भी बोला मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट और भी कई सारे लोग हैं। लेकिन जो एक बात है, यस इट इज ट्रू कि यूपीएससी में आके ही जो फेलियर देखा उसमें झेलना कभी कभी तो मुश्किल हो जाते हैं, यूपीएससी हो या फिर दूसरे कई एग्जाम हो। कैंडिडेट्स जब फेलियर फेस करते हैं इतने दिनों के प्रिपरेशन के बाद, तो एक तो डाउट्स आने लगते हैं। तो उसके चलते आई थिंक मतलब पहले जो काम करना है कि डू नॉट टेक ड्रास्टिक स्टेप्स। कई सारे लोग मेंटल हेल्थ के इशू के चलते कई सारे ड्रास्टिक स्टेप ले लेते हैं, जैसे सुइसाइड्स, अटेम्प्ट टू सुइसाइड इंडिया में बहुत बढ़ रहा है। तो इससे तो दूर ही रहना चाहिए। अगर इफ एनीवन इज फेसिंग फेल्योर, he or she should immediately contact the near and dear persons, family members or friends to share his or her feeling, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि नथिंग इज बिगर देन लाइफ। जिंदगी सबसे इंपॉर्टेंट है, बाद में एग्जाम, सर्विसेज सब बाद में आते हैं। अगर जिंदा ही ना रहा तो बाकी चीज का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। तो इसके चलते आई थिंक एक तो वो करना चाहिए, 10-15 दिन 20 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा करके वो फेलियर्स अंदर में सेटल होने लगेगा, वो जो डिप्रेशन वो सेटल होने लगेगा। उसके बाद जो टाइम मिलेगा उसमें सेल्फ एनालिसिस करना है कि कहाँ कहाँ मेरा गलती रहा। कोई तो गलती रहेगा ही, मतलब जो फर्स्ट भी रैंक लाते, जो थर्ड भी रैंक लाते या फिर कुछ भी रैंक लाते, एक दो मिस्टेक तो हर ही लोग करते हैं। मतलब और जब फेलियर्स है तो उसमें तो कई सारे रीजंस होना ही बनते हैं। तो वो फेलियर्स को थोड़ा डीपली जाके एनालाइज करना है। जैसे कि यूपीएससी के बारे में बोल सकता हूँ, किसी का ऑप्शनल में इशू आ रहा है, किसी को एथिक्स में इशू आ रहा है, जैसे सीजीएल में किसी को इंग्लिश में इशू आ सकते हैं, दूसरे बैंकिंग के एग्जाम में किसी को मैथ्स में, स्पीड मैथ्स में या फिर रीजनिंग में दिक्कत आ सकते हैं। तो वो एनालिसिस करना है और नेक्स्ट अटेम्प्ट हम लोग देने जाएंगे जब, तब उसके पहले जो प्रिपरेशन टाइम मिलेगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंटली जो चीज सबसे तंग किया है इन द आई मीन मेन एग्जाम, उसको ज्यादा टाइम देना है, उसको इम्प्रूव करना है, ताकि नेक्स्ट बार जाके कोई अफसोस ना रहे। तो जैसे ऑनलाइन एजुकेशन अब डे बाय डे बढ़ रहा है, वैसे ही अब लोगों के बीच में जागरूकता भी बढ़ रही है, अलग अलग एग्जाम्स के बारे में लोगों को पता चल रहा है। जैसे पहले लोगों को नहीं पता रहता था, जब उतनी ऑनलाइन एजुकेशन नहीं थी, साथ में इतना लोग एफर्ट भी नहीं कर सकते थे बहुत वेरियस एग्जाम्स को लेके। तो अब एक ऑनलाइन एजुकेशन से तो एक इम्प्रूवमेंट हो ही रहा है सेक्टर में, बट एक डाउट भी लोगों का बढ़ते जा रहा है क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है। उस कंटेंट में से आपको बेस्ट कंटेंट कहाँ से मिलेगा? ये आपके टाइम भी हुआ होगा कि जैसे आप कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर्स या पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं, आप पे 10 टीचर्स का सजेस्ट करेगा, 15 टीचर्स का सजेस्ट करेगा, तो उस समय कैसे आपने डील किया? हाँ, एक तो चीज और डाउट्स आने लगे हैं क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के आने के बाद पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी है। जैसे आपने बताया कि पॉजिटिव्स है कि इंटीरियर, कंट्री के इंटीरियर में अभी एजुकेशन पहुंच रहे, जिन लोग को बहुत ही रूरल एरिया में रहते हैं, उन लोग को, जिन लोग को पता ही नहीं था ऐसे एग्जाम होते हैं, उन लोग अभी प्रिपरेशन ले सकते हैं बहुत ही लो कॉस्ट में। कई सारे चैनल्स तो फ्री में एजुकेशन देते हैं, जो बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव है। और उसके साथ साथ एग्जाम्स में भी अपियर कर रहे हैं, लोग सक्सेस ला रहे हैं। बहुत ही इंटीरियरली कनेक्टेड एरियाज जहाँ पे ठीक से फैसिलिटीज पहुंचता भी नहीं है, जैसे कि इंटरनेट पहुंच गया तो उन लोग का मेहनत का फल मिल रहा है। लेकिन जो इशू रहता है कि वॉल्यूमिनस कंटेंट है,
हर एडुकेटर अपने अपने कंटेंट के ऊपर बना रहे। तो मुझे जो लगता है, पहले तो देखना चाहिए कि अगर वो सेल्फ सफिशिएंट है कि नहीं। अगर एक कंटेंट सेल्फ सफिशिएंट है, और नेक्स्ट पॉइंट है अगर उसमें कंफर्टेबिलिटी आ रहा है कि कोई ऑनलाइन एडुकेटर से हम लोग का कनेक्शन अच्छे बन रहे हैं, जैसे मतलब वो जो बोल रहे हैं हम लोग एक बार में ही, दो बार में ही समझ पा रहे हैं। अगर ये दो पॉइंट हम लोग ध्यान में रखे, तो आई थिंक इम्पोर्टेंस सिलेबस के मतलब हर पोर्शन की इम्पोर्टेंस वाइज एक दो ऑनलाइन एडुकेटर पर सब्जेक्ट काफी है। उससे ज्यादा मतलब नहीं चाहिए। मतलब बिलीव इन योर रिसोर्सेज, जो रिसोर्स आपने कर लिया एक बार, बस उसी में लगे रहो, उसको ही बार बार रिवाइज करते रहो, वही तुमको फल ला के देगा। अगर 10 जगह से 10 चीजें कर लिया एक सब्जेक्ट को लेके, एक तो एक प्रॉब्लम होगा कि दूसरे सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और दूसरे ये प्रॉब्लम होगा कि एग्जाम हॉल में रिकलेक्ट नहीं होगा। और ज्यादातर ये भी भरोसा रखना चाहिए कि जो अलग अलग एडुकेटर पढ़ा रहे हैं उनका स्टाइल अलग हो सकते हैं, लेकिन कंटेंट 90% 95% सिमिलर ही है। तो उसी को लेके मतलब उतना डाउट्स नहीं रखना चाहिए। इंपॉर्टेंस इसमें देना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीट हो। जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक्स है या फिर ऑनलाइन एडुकेशन चैनल है, जिसको फॉलो करने का एक बार मन बना लिया, उसको फॉलो करते रहो जब तक पूरा याद ना हो जाए। सर, आपने प्रिपरेशन किया, अगर यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन आज से फिर स्टार्ट करनी हो, अगर आप फिर से पीछे जाएं जब से आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो आप क्या चेंजेस करना चाहेंगे अपने प्रिपरेशन में, जिससे आप ये रैंक और इम्प्रूव कर पाए? तो मैंने जो चेंज करूंगा वो है कि मैंने जब यूपीएससी देना स्टार्ट किए थे, तब मेरा प्रिपरेशन टोटली प्रीलिम्स ओरिएंटेड था, एमसीक्यू ओरिएंटेड था। जैसे कि हम लोग जब वेस्ट बंगाल जॉइंट या फिर ऑल इंडिया जॉइंट जब देते थे, तब जैसे हम लोग का एक एमसीक्यू माइंडसेट बन जाते हैं। तो उसी माइंडसेट लेके मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू किए थे, और पहले एक दो अटेम्प्ट उसी माइंडसेट से दिए, जिसमें मेरा प्रॉब्लम हुआ कि मेंस में जाके बार बार फंस रहे थे, बार बार अटक रहे थे। तो मैंने अगर मतलब आज से फिर से मतलब अगर फर्स्ट अटेम्प्ट देना शुरू किया, तो मैंने ये फोकस करूंगा कि मेरा जब एक बार कंटेंट बन जाए, एक बार दो बार आइडिया बन जाए, तो मैंने एमसीक्यू सॉल्विंग के साथ साथ आंसर राइटिंग पे भी फर्स्टली ध्यान दूंगा। सेकेंडली ऑप्शनल मेरा पहले एक दो अटेम्प्ट में थोड़ा निग्लेक्ट कर लिया था, मतलब उतना पढ़ नहीं पाए, क्योंकि मतलब हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है, मेडिकल साइंस का सिलेबस बहुत ही बड़ा है। तो उसको लेके एक डर भी बन गया था कि क्यों ये जो सब्जेक्ट लेके मैंने 5.5 साल पढ़ा हूँ, उसमें अच्छे स्कोर क्यों नहीं आ रहे। तो उसमें और ज्यादा आवर्स पुट इन करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले, जो फिक्शनल फर्स्ट अटेम्प्ट आपने बताया। तो और भी ऑप्शनल में फोकस रहेंगे कि प्रीलिम्स अगर हो जाए कि तो मेंस में ज्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए। और थर्डली, मैंने जो पहले दो तीन अटेम्प्ट उतना कर नहीं पाया प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, मेंस का मॉक टेस्ट टाइम बाउंड मैनर में नहीं दिए थे कभी भी। पहली दो अटेम्प्ट में तो जितना याद आ रहा है नहीं दिए थे, थर्ड अटेम्प्ट में सिर्फ एक करके टेस्ट दिए थे। तो वो मैंने फिफ्थ अटेम्प्ट क्लियर होगा। तो मैंने कोशिश करूंगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट से ही लेना और उसका सोल्यूशन पढ़ लेना और वैल्यू एडिशन करना। तो ये सब मैंने मॉडिफिकेशन अभी लाएंगे अगर फिक्शनल फर्स्ट अटेम्प्ट आए। या अगर ये पूरे फाइनल पॉडकास्ट का कंक्लूजन देना हो, और जो एस्पिरेंट ने ये पॉडकास्ट देखा है उसे आपको अपने तरफ से फाइनल एडवाइस देना चाहेंगे, जो प्रिपरेशन करना जानने वाला है, चाहे यूपीएससी की कर रहा हो या फिर किसी वेरियस एग्जाम्स की कर रहा हो, उसकी प्रिपरेशन में आप कुछ अपना तरफ से हेल्पफुल आप बताना चाहें? तो मैं यूके ह्यूज पॉपुलेशन है, और मोस्ट ऑफ द एग्जाम मतलब बहुत सारे बच्चे देते हैं, तो कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है। इधर परफॉर्म अच्छा परफॉर्म करना बहुत ही टफ है, मतलब टॉप रैंक्स लाना बहुत ही टफ है। तो उसके लिए परसिवरेंस और पेशेंस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। जैसे कि मतलब एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना चाहिए। ये भी एक मेरा फ्लॉ या फिर फैलासी था कि मैं पढ़ाई उतना डीप नहीं हूँ। कभी कभी मन करता है तो खेलने चले जाता हूँ, कभी कभी मन करता है तो घूमने चले जाता हूँ। उतना आवर्स कंसिस्टेंटली नहीं रहता है।
तो ये ऑनेस्टी मेरा थोड़ा लैकिंग है, तो उसमें मुझे भी काम करना चाहिए और बाकी सारे एस्पिरेंट्स को भी आई थिंक काम करना चाहिए कि डिसिप्लिन्ड वे में स्टडी करना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए कि अगर मैंने ठान लिया है कि ये मेरा 4 घंटे में खत्म करना है, अगर 4 घंटे के बाद मेरा कुछ मतलब दूसरा काम है, ये खत्म करूंगा, उसके बाद ही मैं पढ़ने जाऊंगा और उसके बाद ही मतलब बाकी काम करने जाऊंगा और उसके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंटली सक्सेस आने में डिले हुआ, हम्बल रहना चाहिए खुद के साथ भी और अपने आसपास जो आदमी है, जो सीनियर्स है, जो हमारा उम्र का है, सबके साथ मतलब हम्बल रहना चाहिए, ग्राउंडेड रहना चाहिए, तभी जाके शायद भगवान के ब्लेसिंग से कभी ना कभी सक्सेस तो मिल ही जाएगा। सर थैंक यू सो मच इतने बड़े इंसाइट्स देने के लिए, इतने वैल्यूएबल इंसाइट्स देने के लिए, अपने प्रिपरेशन से लेके गाइडेंस बच्चों को देने के लिए, क्या उन्हें करना चाहिए जिससे वो इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत सारे इंसाइट्स देने के लिए थैंक यू सो मच सर। एंड थैंक यू ऑल्सो फॉर हैविंग मी। आज मतलब मेरा जर्नी बता पाया आपके चैनल में, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आपका चैनल भी बढ़ते रहे और आप काफी सारे और भी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उन लोग का आप भी इंटरव्यू लेते रहिए, ताकि जाके जो लोग एग्जाम्स दे रहे हैं उन लोग का भी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिले और उन लोग भी खुद पे बिलीफ रखे कि अगर हार्ड वर्क किया तो उन लोग कभी ना कभी उनके मकसद पे जरूर पहुंचेंगे। यस सर थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही पॉडकास्ट चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल पे बने रहो अगले पॉडकास्ट के लिए भी।